हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जीके हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 22 के 22 जिले पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से हम 8 जिले कर चुके हैं। आज हम 9वां जिला पंचकुला करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अगर इस हरियाणा जीके में अपनी कमांड अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हरियाणा जीके का एक एक टॉपिक क्लियर हो, तो बच्चे आप साथ साथ पढ़िए। अगर आप एक भी जिला स्किप करके, मतलब कि आप लाइटली पढ़ते हो, आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो डेली डेली, तो आप वो कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको इस चीज का पक्का ध्यान रखना है। और अभी हम जो जिला स्टार्ट करेंगे वो पंचकुला है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि काफी सारी सीरीज हम आगे भी लेके आने वाले हैं। और ग्रुप डी के एग्जाम से या कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हरियाणा का कोई भी सब्जेक्ट आता है आपको सारी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे नोट्स में क्या है ना कि आप चेक करना, मैंने जो आपके लिए लिखा है इसमें मेरे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे एक एक चीज काफी सोच सोच के इसमें लिखनी पड़ती है। घंटों लग जाते हैं मुझे, आपसे ज्यादा मुझे काम करना पड़ता है इसके ऊपर। तो आप इसमें, मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बचता। और जो बचा हुआ चीजें हैं, मतलब जैसे नेशनल हाईवे एक बच्चे ने बोला, तो वो मैं अलग से वीडियो में करवाऊंगी, तो उस बात की आप टेंशन ना लें। जो जो इसमें नहीं है, एक आधी चीज जो रहेगी वो सब आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पंचकुला। देखिए, जब बात पंचकुले की करते हैं तो ये हमारा 17वां जिला था। ठीक है, 17वां जिला के तौर पे कब बना? 15 अगस्त 1995 को बना। यानी इससे पहले हमारे 16 जिले थे, 16 जिले इससे पहले थे। उसके बाद पंचकुले के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका 898 वर्ग किलोमीटर, जो कि सेकंड नंबर पे सबसे छोटा, क्योंकि वैसे तो सबसे छोटा फरीदाबाद है जिसका 741 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो पंचकुला है उसका क्षेत्रफल 898 यानी 898 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। उसके बाद अगर ये पंचकुला जो है जनसंख्या में सबसे छोटा है। वैसे चरखी दादरी भी है, पर पंचकुला और चरखी दादरी दोनों ही है समझ लो। तो क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटे जिले अगर आ जाए तो पंचकुला आप मार्क कर देंगे। उसके बाद अंबाला से अलग होकर बना था। इस समय जो सीएम थे कौन थे? चौधरी भजन लाल। अभी आपको सीएम पता है, चौधरी नायब सिंह सैनी सीएम है। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं नामकरण की। संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है पंच और कूल, या पंच कुओं का या फिर पंच कूपों का शहर भी इसको कहा जाता है, पंचकुला को। आपको नामकरण में ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। मैंने गठन की एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, आप उसके थ्रू आप सारे जिलों के गठन आप अच्छे से याद करें ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद बात करते हैं हम उपनाम की। ट्राई सिटी इसको बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में, तो आप सबको वैसे पता ही होगा कि पंचकुला के पास चंडीगढ़ है, मोहाली है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इसे ट्राई सिटी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ का उपग्रह शहर। उपग्रह शहर कौन सा है? पंचकुला और मोहाली को चंडीगढ़ का उपग्रह शहर बोला जाता है। ग्रीन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस पंचकुला। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो करनाल भी माना जाता है, पर पंचकुला ऑप्शन में नहीं है तो आप करनाल को टिक कर देंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र 2 सीट है यहाँ से, कालका और पंचकुला। अच्छा, इसके बाद चरखी दादरी में 2 हैं। और अगर आपसे, इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन अगर आपसे हाईएस्ट पूछी जाए तो हिसार में 7 है। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पहला चुनाव कितने जिलों में करवाया गया? तो देखिए, मतलब कितने जिलों में करवाया गया जो हरियाणा में पहला जो त्रिस्तरीय है। देखिए, सबसे पहले तो जो अगर आपको बताऊं तो हरियाणा में पंचायती राज है 12 अप्रैल 1994 को आया था, 1994 में आया था, 22 अप्रैल 1994 में। तो आप खुद देखो, 1995 में 17वां जिला आया, तो उससे पहले कितने जिले थे? तो वो 16वां। ठीक है, तो पंचायती राज जो है कितने जिलों में करवाया गया? 16। तो उसके बाद तहसील जो है 3, मतलब उस समय कितने जिले? 16वां था वो, 16वां जिला। उसके बाद तहसील 3, पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। उप तहसील मोरनी, बरवाला, बेरवाला, मोरनी, जो कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे बोला जाता है मोरनी। और मंडल है अंबाला मंडल में आता है। इसमें और भी आते हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये तीनों अंबाला मंडल में आते हैं। उसके बाद करें हम पंचकुला का, पंचकुला जो है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछे जाते हैं आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला,
तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? पंचकुला। उसके बाद बात करते हैं सीमा। सीमा किस किस से लगती है? देखिए पंचकुला अंबाला से, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में सोलन से, सिरसा, जैसे सिरसा की फतेहाबाद एक ही जिले से लगती है, ऐसे ही पंचकुला की अंबाला से लगती है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ से लगती है। शिवालिक भौतिक प्रदेश में आता है, और शिवालिक की पहाड़ियां भी यहाँ होती हैं, ठीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी करोह मानी जाती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करोह, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी करोह, जिसकी हाइट है, वैसे तो देखिए मैं सच बताऊं आपको तो एग्जैक्ट हाइट इसकी 1400, मतलब जो एकदम मापी हुई हाइट है वो है 1467 मीटर। लेकिन HSSC क्या है आपको पता है, उल्टे ही लेके चलती है, तो इसकी हाइट 1514 मीटर मानती है। तो वैसे तो देखिए 1467 है, लेकिन अगर पेपर में 1514 आ गया तो आप ऑप्शन में 1514 को टिक करेंगे। उसके बाद उत्तर पूर्व में वर्षा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है शिवालिक की पहाड़ियों में। अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी। और यहीं पे ना बाबा रामदेव जी हर्बल पार्क तैयार कर रहे हैं। तो आपके पास ये लेटेस्ट एक क्वेश्चन बन जाता है कि बाबा रामदेव जी चंडीगढ़ में कहां पर जो है वो हर्बल पार्क तैयार कर रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? मोरनी में बाबा रामदेव जी हर्बल पार्क तैयार कर रहे हैं। मिट्टी कौन सी है? गिरिपादिया मिट्टी। देखिए यमुनानगर में, पंचकुला में और अंबाला में मैंने बताया था गिरिपादिया मिट्टी पाई जाती है, लेकिन नाम अलग अलग है। यमुनानगर में इसको कंघी बोला जाता है, पंचकुला और अंबाला में, पंचकुला के कालका में और अंबाला के नारायणगढ़ में। यमुनानगर के जगाधरी में कंघी बोला जाता है, मतलब वहीं पे पाई जाती है, जहां जहां पाई जाती है मैंने उसके सामने उसका नाम लिखा है। यमुनानगर के जगाधरी में इसको कंगी बोला जाता है। पंचकुला में इसको पंचकुला के कालका में, और वहां पे क्या बोला जाता है? घर। अंबाला के नारायणगढ़ में भी इसको घर बोला जाता है। तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फसल कौन सी सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है? मक्का की फसल सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। नदियां, देखिए मैंने आज जो ये मतलब डिटेल बनाई है इसकी एकदम, इसके अंदर से सिर्फ मैंने हरियाणा जीके को ही नहीं, मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ आज वीडियो को कवर किया है। काफी कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने काफी घुमा फिरा के हर जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी है। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नदियां। वैसे तो देखिए यहाँ 5 नदियों का इसको मतलब संगम यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 5, जब ये अभी बताया कि 5 नदियों वाला शहर या फिर 5 कुओं का शहर, लेकिन जो नदियां हैं वो 3, घग्गर नदी, टांगरी नदी, कौशल्या नदी। ये घग्गर नदी यहाँ पर सिंचाई करने का, कौशल्या का नदी भी करती है वैसे। ये टांगरी की नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अगर आपसे कौशल्या नदी पूछी जाए तो वो आएगा पंचकुला। अगर कौशल्या बांध पूछा जाए तो वो यमुनानगर, ठीक है। 2008 से 2012 के बीच ये पहाड़ बना था। उसके बाद मैं घग्गर नदी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि घग्गर नदी जो है डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मतलब हिमाचल में कहां से निकलती है? आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि घग्गर नदी कहां से निकलती है हिमाचल में, तो डागसाई की पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश में निकलती है। उसके बाद बात करते हैं कि हरियाणा में इसका प्रवेश कहां से है। घग्गर नदी का हमने हिमाचल में पढ़ लिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में इसका प्रवेश कहां से है। तो हरियाणा में इसका प्रवेश कालका, कालका से होते हुए पंचकुला, फिर सिरसा, फिर ये सिरसा में ओट बैराज नामक स्थान पे, और फिर जो ओट बैराज है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाता है कि ओट बैराज कहाँ पे है, तो सिरसा में है। वहां पे कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। मैं साथ साथ क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखें। तो सिरसा में है। सिरसा के बाद ये राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान में जाकर ये हनुमानगढ़ में गायब हो जाती है। किसके बारे में बताया, फिर से बताती हूँ। घग्गर नदी जो कि डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले हिमाचल में पूछा गया, तो हिमाचल बता दिया कि डागसाई की पहाड़ी। फिर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा में कहाँ पे है, तो हरियाणा में कहाँ से निकलती है? तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से। और कालका के बाद ये पंचकुला, पंचकुला से सिरसा, और होते हुए ये सीधा सिरसा में ओट बैराज नामक स्थान पे, मतलब इसका ओट बैराज फेमस है। और उसके बाद सिरसा के बाद ही सीधा राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके ये गायब हो जाती है। तो ये आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए घग्गर नदी के बारे में मैंने आपको जो बताया। उसके बाद बात करते हैं हम टांगरी नदी। अंबाला के निकट जो अंबाला है, अंबाला के पास ये मुलाना में मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो ये बात हो गई टांगरी नदी की। मोरनी की पहाड़ियों से इकलौती नदी जो सी मतलब मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है वो है टांगरी नदी। उसके बाद बात करते हैं कौशल्या नदी का। मैंने आपको बता दिया कि कौशल्या बांध यमुनानगर में, नदी पूछी जाए तो यहीं पे पंचकुला में 2008 से 2012 के बीच में जो बांध बना वो था कौशल्या बांध।
कौशल्या नदी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है, यहाँ से भी सिंचाई की जाती है, मतलब सिंचाई करने के काम आती है। उसके बाद बात करते हैं हम झील की, टिक्करताल झील, जो हम ये आगे पर्यटन स्थलों में भी कवर करेंगे। अगर वन सबसे ज्यादा पूछे जाए तो आपसे पंचकुला में 43%, यानी 43% वन जो है पंचकुला में पाए जाते हैं। आरक्षित व संरक्षित भी पंचकुला में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे ज्यादा वन पंचकुला में ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अति सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में है। और खुले वन और मध्यम सघन वन कहां पर है? पंचकुला में है। पंचकुला वनों के मामले में पहले नंबर पे है और यमुनानगर जो है जो वनों के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। तो मैंने क्या बताया कि वन सबसे ज्यादा आ जाए, आरक्षित व संरक्षित आ जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आ जाए, मध्यम सघन वन, खुले वन, लेकिन अति सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में है। और वनों के मामले में पंचकुला पहले नंबर पे और यमुनानगर सेकंड नंबर पे आता है, यानी दूसरे नंबर पर आता है। वर्षा पूछी जाए तो सबसे ज्यादा पंचकुला में होती है। और सबसे ज्यादा पहाड़ियां कहां पे है? पंचकुला में है। और अंबाला, ऑप्शन में अंबाला हो तो अंबाला, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं उद्योग की। ये वर्षा वाला एक बार आप चेक करना, यहाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कम, चलो ये वाला एक बार ध्यान रखेंगे, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी। उसके बाद बात करते हैं हम उद्योग की। उद्योग जो है यहाँ पर HMT ट्रैक्टर के पुर्जे का निर्माण यहाँ पे जो है कि ये की गई थी, मान लो मिल लगाई गई थी, ये कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला में। लेकिन इस इकाई को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। और अब यहाँ पे सेब मंडी स्थापित की गई है। सेब मंडी यानी एप्पल की मंडी, जहाँ पे एप्पल मिलता है बल्क में, तो वो एप्पल की मंडी यहाँ पे स्थापित की गई है। कहाँ पे? HMT ट्रैक्टर के पुर्जे का निर्माण जहां पर होता था। उसके बाद हम बात करते हैं नैनो उद्योग। नैनो का मतलब होता है छोटे, नैनो से आपको नैनो कार याद आ गई होगी। नैनो भी कार इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे छोटी कार मानी जाती है, तो इसलिए उसका नाम नैनो कार। और यहाँ से नैनो उद्योग की बात करें तो सबीर भाटिया के सहयोग से ये जो है उद्योग चला। और ये कहाँ पे? रायपुर रानी में। इसलिए हरियाणा की इसको नैनो सिटी भी कहा जाता है। ये उद्योग है वहां पे, इसलिए हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है? रायपुर रानी को। 10,000 एकड़ पर स्थापित है ये प्लांट। उसके बाद हम बात करते हैं भूपेंद्र सिटी सीमेंट कारखाना। ये मैंने आपको पहले भी कहीं अंबाला वाली वीडियो में भी बताया होगा। ये जो है ना सूरजपुर पंचकुला में है, क्योंकि पंचकुला जो है पहले अंबाला से अलग हुआ है, मतलब पंचकुला अंबाला से निकला है। इसलिए अगर हम पहले ऑप्शन में हमारे पास पंचकुला ना आके अंबाला आ जाए तो हम इसको अंबाला को टिक कर देंगे। तो क्योंकि कई बार HSSC काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हम इसको पंचकुला ना कह के अंबाला में टिक कर देंगे। कौन सा? भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर। माता समलोटा मंदिर या फिर शमलासन मंदिर कहां पर है? यहीं पे पंचकुला में। पटियाला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पंचकुला में है। और 1840 में पटियाला के सिख राजा करम सिंह ने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? पटियाला के राजा। देखो पटियाला से याद रखना, पटियाला के सिख राजा, और सिख राजा कौन? करम सिंह। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना आपको ये समझ ना आए कि ये मंदिर कौन सा होगा, तो हरियाणा में ना ज्यादातर मंदिर आपको शिव को समर्पित ही मिलेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। भीमा देवी मंदिर जो कि पिंजौर में है, 8वीं से 11वीं की सदी के बीच बना था, गुज्जर प्रतिहार काल के समय। और उत्तर भारत का इसको खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी भारत का इसको खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो इसकी शैली है, जो मंदिर जैसे अंदर वास्तुकला इस मंदिर में बनी हुई थी, तो वो खजुराहो शैली पर थी, तो इस करके इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद, जो कि मतलब टोपियां वगैरह बेच के अपना काम करते थे, इकलौते ऐसे थे जो अपना मतलब पालन पोषण ऐसे करते थे, मतलब एक अच्छा काम करके करते थे। तो लेकिन इन्होंने इस मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछा जाए नसीरुद्दीन महमूद ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वो है भीमा देवी मंदिर पिंजौर। तो आपको चीजों को रटना नहीं है, समझ के करना है, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं चंडी मंदिर। चंडी मंदिर पंचकुला में है। चंडी मंदिर पंचकुला में, आप इसको चंडीगढ़ मत लिख देना, लेकिन चंडीगढ़ का नाम इसी चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा है। मैं दोबारा बोलती हूँ इस बात को कि चंडी मंदिर कहां पर है? पंचकुला में। चंडीगढ़ का जो नाम पड़ा इसी के नाम पर चंडीगढ़ पड़ा। जो भारतीय स्थल सेना का पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ इसके पास है मंदिर के। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की CBI शाखा का मुख्यालय भी यहाँ पर है। और 114 स्क्वायर किलोमीटर सिटी जो चंडीगढ़ है उसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चंडीगढ़ का एरिया। इसको चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी बोला जाता है। वास्तुकार कौन थे इसके? ली कार्बूजिया। चंडीगढ़ तो आप सभी अच्छे से घूमे होंगे, ठीक है। एलेंटे मॉल है यहाँ पे, काफी सारे मॉल फेमस है यहाँ पे। आजाद भारत में यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई शहर बसाया गया है तो वो है चंडीगढ़।
और 2 अप्रैल 1952 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे मंत्री थे, तो उन्होंने इसकी आधारशिला कब रखी थी? 2 अप्रैल 1952 को। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और आप प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए और अपना बताया कीजिए मुझे कैसी लग रही है वीडियो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट कम करते हैं तो मतलब थोड़ा सा तो देखिए होता है ना, आप देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना सब्सक्राइब करते, थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिल रही है, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद है माता मनसा देवी मंदिर। इस मंदिर में मैं काफी बार गई हूँ, काफी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे पता है क्या है यहाँ पे एक ना हर वर्ष एक यात्रा सरकार के द्वारा निकाली जाती है, हर वर्ष एक यात्रा निकाली जाती है जिसे कि जटायु यात्रिका बोलते हैं। काफी फेमस है ये जटायु यात्रिका। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, जटायु यात्रिका कहाँ से निकाली जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? मनसा देवी मंदिर से। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसका एक बोर्ड भी है, मनसा श्राइन बोर्ड, जिसके जो है अध्यक्ष जो 1991 में यानी 1991 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सीएम। जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सीएम। और माता मनसा देवी के मंदिर में शैली कौन सी है? पंचायतन शैली। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, जो हरियाणा के जितने भी मंदिर, मतलब ज्यादातर मंदिरों में ना आपको पंचायतन शैली दिखेगी, मतलब दीवारों पर चित्रकारी, भित्ति चित्र होते हैं। यहाँ पे कौन से चित्र हैं? भित्ति चित्र। उसके बाद 19वीं सदी में 1900 सदी के अंदर 1815 ईस्वी में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा ये जो मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? 19वीं सदी के अंदर, मतलब 1815 ईस्वी में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपको एक बार में चीजें आसान लगेंगी, बहुत आसान आपकी भाषा में लिखा है एकदम। उसके बाद हम बात करते हैं काली माता का मंदिर, कालका पंचकुला में है। ये भी काफी अच्छा मंदिर है, मतलब माता काली माता का मंदिर है। मेलों की बात करते हैं, मेले काफी इंपॉर्टेंट है। माता मनसा देवी का मेला जो कि वहीं पे लगता है, मनसा देवी मंदिर में ही। मैंगो मेला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का ना, पिंजौर में जो लगता है, यादवेंद्र गार्डन में लगता है मैंगो मेला या फिर आम मेला। काफी हर एक टाइप की किस्म के इसमें आम पाए जाते हैं, मतलब काफी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई में लगता है यादवेंद्र गार्डन में। पहली बार जब ऐसे कोई मेला आए ना, तो उसका आप ये देखो कि फर्स्ट वाला आयोजन कब हुआ था। आपके फ्यूचर के लिए भी एक बात बता दूं, ऐसी कोई चीज आए जो काफी फेमस है, जो हर साल हो रही है, तो आप उसका ना फर्स्ट वाला देखो पहले, सबसे पहले। वहां से क्वेश्चन आने के काफी 100% चांस होते हैं कि फर्स्ट वाला देखो या फिर लास्ट वाला। पहला आयोजन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, 1992 में इसका आयोजन हुआ था। अब की बार 2024 में जो है 31वां मेला लगा। 31वां मेला अगर पूछा जाए तो कब लगा, तो वो अब की बार 2024 में, मतलब पिछली बार जो, अभी तो 2025 चल रहा है, 2024 में लगा था 31वां, और 2025 में शायद 32वां हो गया। 12 से 14 जुलाई 2024। अभी पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद लग चुका है ये मेला। अभी ध्यान पढ़ी थी मैंने लेटेस्ट न्यूज ना, तो आप इसको चेक कर लेना। 31वां पूछा जाए ना तो आप 2024 बोल देंगे। उसके बाद हम पिंजौर विरासत उत्सव, जिसे पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल बोला जाता है, वो कहाँ पे लगता है? यादवंदर गार्डन में, हर वर्ष नवंबर में। अब देखो, जैसे मैंने बताया अभी, जिसके पीछे आ गया ना हर वर्ष, तो उसका पहले देखो कि कहाँ, कौन से ईयर में पहला लगा, तो पहला पूछा जाएगा तो 2006 में। उसके बाद बैसाखी उत्सव। बैसाखी का उत्सव आप सबको पता होगा, हरियाणा में या फिर पंजाब में मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो अपने किसान हैं उनके पास जो पुरानी गेहूं खत्म हो जाती है, नई गेहूं आ जाती है, तो वो नया अनाज आने की खुशी में जो उत्सव मनाया जाता है उसे बैसाखी का उत्सव बोलते हैं, जो हर वर्ष 13 अप्रैल के दिन पिंजौर यादवेंद्र गार्डन में लगता है, हरियाणा सरकार पर्यटन निगम के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की। सबसे पहला पर्यटन स्थल रेड बिशप पर्यटन स्थल, जो कि पंचकुला में है। कैक्टस नागफनी गार्डन। कैक्टस बहुत कांटे वाला पौधा होता है, जो जिसको यहाँ पे 1987 यानी 1987 में JS सरकारिया द्वारा स्थापित किया गया था। कैक्टस नागफनी गार्डन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यादवेंद्र गार्डन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, पिंजौर में, जिसके अंदर विरासत उत्सव लगता है, पिंजौर विरासत उत्सव लगता है और मैंगो मेला लगता है, तो यही वाला जो यादवेंद्र गार्डन में लगता है। पटियाला के जो विरासत के राजा थे ना, अगर आपसे पूछा जाए कि यादवेंद्र ही क्यों है इसका नाम, तो पटियाला विरासत के राजा यादवेंद्र के नाम पे इसका नाम यादवेंद्र गार्डन पड़ा। 14वीं सदी में फिदाई खान, पुराना नाम फिदाई खान ने इसका निर्माण मतलब करवाया था। पुराना नाम मुगल गार्डन था, मुगलों से बिलोंग करते थे ये, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन बन गया। तो इसका फिदाई खान कौन था? औरंगजेब का चचेरा भाई था, शायद चचेरा भाई था औरंगजेब का, तो 14वीं सदी में फिदाई खान ने। उसके बाद उत्तर भारत का अगर नंदनवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर में पूछा जाता है उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है, तो यादवेंद्र गार्डन पिंजौर को कहा जाता है। नाहन कोठी कहां पर है, पंचकुला में। टिकरदार झील अभी बताया मैंने, मोरनी क्षेत्र में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो है मोरनी। मोरनी क्यों इसका नाम है, ये मत सोच लेना कि मोरनी है, मोरनी होगी कोई उसके नाम पे, इन्होंने मोर होते होंगे यहाँ पे ज्यादा, बट नहीं, एक पहाड़ों में रानी रहा करती थी मोरनी नाम की, तो उसी के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम मोरनी की पहाड़ियां पड़ गया। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। और करो की सबसे ऊंची चोटी जो पहले भी बताया 1467 मीटर हमारे अकॉर्डिंग, जो मतलब सही है वैसे तो। और HSSC 1514 मीटर वाले को टिक करती है। अगर 1514 पेपर में आ गया, 1467 ना आया तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों आगे तो आपको मेरे अकॉर्डिंग इस पे जाना चाहिए। बाकी आप इसको देख लेना एक बार, HSSC 1514 को टिक करती है तो आप उसी को टिक करेंगे। करो चोटी की चढ़ाई जो है चूरी गांव से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला काफी फेमस है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, क्योंकि इसका जो गेट है ना वो काफी ऊंचा है, तो गेट की ऊंचाई की वजह से इसका नाम गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नाडा साहिब गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारे की बात करते हैं। गुरुद्वारा भंगानी की लड़ाई जीतने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जब वहां आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो पहले यहाँ पर रुके थे, और ये बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है नाडा साहिब गुरुद्वारा। काफी फेमस गुरुद्वारा है, कभी जाओ तो प्लीज विजिट जरूर करना, आपको अच्छा लगेगा। व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व में हम क्या बात करते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज, फेमस पीपल्स हमारे जो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं या फिर हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं। श्याम सुंदर कलानी जो रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं, फेमस ही हैं। रामायण कितनी देखी जाती है, तो सुग्रीव कलानी जो है, सुंदर कलानी। आप जो भी ऐसी पर्सनालिटी पढ़ते हैं तो आप पता है कैसे अपने दिमाग में सेट कीजिए उनको। आप उसको तुरंत वीडियो देखने के बाद अपने जब नोट्स बना रहे हैं उसके बाद इनको सर्च करिए, आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इनको सर्च करिए, अच्छा, फिर आप इसका नाम कभी नहीं भूलेंगे। सुंदर कलानी कहाँ से है, रामायण में। अंजुम शायर प्रसिद्ध कवि। उसके बाद अरुणा गांगुली या अरुणा आसफ अली भी कहा जाता है इनको, क्योंकि आसफ अली इनके हस्बैंड हुआ करते थे। पंचकुला के कालका में पैदा हुई थी कौन, अरुणा गांगुली। काफी अच्छी लेडी, समाज सेविका, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखिका, सब मतलब इनका डिपार्टमेंट था ये। आसफ अली जो है, आसफ अली कौन थे, हरियाणा को जब पंजाब से अलग करने के लिए जो आवाज उठाई थी ना, तो ये योगदान इनका था। ये लगा लो कि आसफ अली की वाइफ जो हरियाणा से थी, तो ये भी कहने लगे कि हरियाणा से हम क्यों, मतलब ऐसे हम हरियाणा को पंजाब में क्यों मिलाएं। जैसे लाला लाजपत राय की वाइफ जो थी, मतलब उनकी पत्नी, वो हिसार से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था इसमें कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए। तो वही चीज है कि आसफ अली ने भी काफी योगदान दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में तिरंगा इन्होंने फहराया था, अरुणा गांगुली ने। देश का सर्वोच्च एकमात्र जो सम्मान है जो हरियाणा में पैदा हुई लड़की को मिला है, वो इन्हीं को मिला, लेकिन मृत्यु उपरांत मिला 1997 में, भारत रत्न। पहले मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था इनको, इसलिए आयरन लेडी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे अच्छे काम किए। काफी समाज सेविका, मतलब काफी फ्रीडम फाइटर बनी, मतलब फ्रीडम फाइटर इसलिए स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि उसमें इनका काफी अच्छा योगदान रहा। तो आपने बच्चे, यहाँ पे होता है हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट खत्म। और इसमें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि काफी देखिए डेली के डेली कंटेंट तैयार होता है आपके लिए। उससे पहले मैंने आपको कल भी दिखाया था, उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको 8 जिले पढ़ा दिए हैं, और अब ये 9th आज किया हमने। इसको काफी अच्छे से करें, और जब आप इसको शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज सुनेंगे और ध्यान से करेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपके जितने भी नंबर का आपके पेपर में आएगा तो आप सारे क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर दोगे, हरियाणा जी के खास तौर पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप और बच्चों तक भी शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना हमें थोड़ा सा मोटिवेशन हमें और मिलता है कि हम और अच्छा कराएं, हम और अच्छा कंटेंट लाएं। वैसे तो इसमें देखिए फुल एंड फाइनल है, मतलब ये पेड कोर्स का कंटेंट रहता है, बट लेकिन हम ऐसे ही करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।